तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और इसके लिए मेरा मोबाइल है वो भी ले लेता हूं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है राजकुमार पुरोहित, और इनका सवाल यह है, आप द्वारा निजी स्कूलों के हित के लिए कई महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जा रहे हैं जिनको देखकर ही हम आगे की कार्रवाई करते हैं। कोई स्कूल संगठन ये काम नहीं कर रहा है, हमारा तो आपसे ही काम हो जाता है। मैंने भी पीडीएफ फाइल का शुल्क दिया है, उसमें आपकी मेहनत साफ दिखती है। हम भी बच्चों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और आप हमारा समय समय पे मार्गदर्शन करते हैं। हम आपके साथ हैं। जय श्री सांवड़िया सेठ की, बेंगू, चित्तौड़गढ़। तो राजकुमार जी, सबसे पहले तो मैं चित्तौड़ के वीरों की उस रणभूमि को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और उन वीरों को मेरा सर झुका के याद करता हूं जिन्होंने चित्तौड़ की भूमि की रक्षा करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपना बलिदान है वो दे दिया। लेकिन आज भी अपने चित्तौड़ का जो इतिहास है वो इतिहासकारों ने छुपाया है, क्योंकि अंग्रेजी शासन था। इसलिए देखिए, अगर इस मुद्दे पे जाएंगे तो टॉपिक अलग हो जाएगा, क्योंकि Q&A वीडियो है, इस बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं और आपको भी मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां पे देखिए, जो बातें आपने कही हैं वो तो देखिए मेरे दिल को छू ही गई, लेकिन इनके माध्यम से सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए मेरा यह उद्देश्य है कि हमारे जितने भी स्कूल साथी हैं वो निस्वार्थ भावना से काम करें। उनके सामने किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आई। अगर उनको कोई समस्या आती है तो उन समस्याओं के समाधान के लिए मैं उनके साथ भी हूं और इसके बारे में समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी भी देता हूं। देखिए, मैं किसी भी प्राइवेट स्कूल का जो संगठन है उसका विरोधी नहीं हूं, क्योंकि आज तक किसी भी संगठन ने मेरा कोई भी नुकसान नहीं किया। देखिए, प्रशंसा करना अच्छी बात है, लेकिन जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं कहीं वो आपको अंधेरे में तो नहीं देख रहे, कहीं वो आपका फायदा तो नहीं उठा रहे, और ये जो संगठन है ना वो इसी बात का वो फायदा उठा रहे हैं। अब कुछ स्कूल साथी हैं वो मेरा भी विरोध करते हैं कि राजगुरु जी, मैं कहा हाँ, बोला आप तो प्राइवेट स्कूल वालों के विरोधी हो। अरे भैया, मैं विरोधी नहीं हूं, मैं आपको समय समय पे सही जानकारी देता हूं। देखिए, मैंने आज से 2-4 साल पहले आपको बताया था कि आपको शिक्षा विभाग के इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो भविष्य में आपके सामने बड़ी समस्या आएगी, और वो समस्या आ रखी है, आपको पछतावा भी हो रहा है, क्योंकि उस समय आप किसी संगठन से जुड़े हुए थे, उन्होंने आपको ये काम करने के लिए बार बार मना किया था और आपने वो काम नहीं किया। अब आपके सामने समस्या आ गई, और जो साथी निस्वार्थ भावना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको समय समय पे मैं गाइड भी करता हूं और अपना काम बिल्कुल आसानी से करते हैं। अगर किसी स्कूल साथी के सामने किसी प्रकार की समस्या आती है तो उन समस्या का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। यहां पे देखिए, थोड़ा समय जरूर लग जाता है, आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की मैं कोशिश भी करता हूं, लेकिन समय समय पे हमारे जो स्कूल साथी हैं कई बार है नजरअंदाज भी कर देते हैं। तो इनके माध्यम से सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आप निस्वार्थ भावना से मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भविष्य में आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और राजकुमार जी को फिर से मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बस इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट है मेरे ऊपर है वो बनाए रखिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं फैक्ट रिवेल हिंदी, और इनका सवाल यह है, एनएसपी स्कॉलरशिप में 2024 में जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में पासिंग ईयर में 2024 साल ही नहीं है, 2023, 22 और अदर है, तो सर इसका सॉल्यूशन बताओ प्लीज। तो फैक्ट वाले भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो एनएसपी पोर्टल है ना, अभी अभी यहाँ पे इसमें कुछ अपडेट किया गया, इसके डिजाइन में वगैरह में कुछ बदलाव किया गया है, तो यहाँ पे उसमें कुछ टेक्निकल खामियां हैं। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी भी एनएमएमएस स्कॉलरशिप की फॉर्म भरने की डेट काफी लंबी है, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, और मैं भी एक ट्यूटोरियल है वो बनाने वाला हूं। किसी एक साथी ने आईडी मेरे पास शेयर की थी आपके लिए,
तो जल्दी बनाने वाला हूं, ये जब तक इश्यू दूर हो जाए आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी करोगे समस्या आएगी तो आपके सामने दिक्कत आएगी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सूरज सिंह राजपूत, और इनका सवाल यह है, सर शायद आपको पता है या नहीं, पर एक समस्या पूरे राजस्थान के प्राइवेट स्कूल को आ रही है कि जो बच्चे सीबीएसई से आरबीसी में आ रहे हैं तो उसके एडमिशन को सीबीएसई वेरीफाई करते हैं, पर स्कूल पहले उन बच्चों को अपने पोर्टल पर एंट्री करे तब, पर जब हम सीबीएसई वाले बच्चे की एंट्री करते हैं तो आयु संबंधी इश्यू आ रहा है। अन्य स्कूल अन्य राज्य का ऑप्शन देकर नामांकन कर रहे हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है? तो सूरज भाई देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इश्यू किसके सामने आते हैं? जो लोग काम करेगा उसके सामने आएंगे। अब मैं तो देखिए जब आप पे इस प्रकार के इश्यू मेरे साथ शेयर करते हैं तभी उस पे मैं गौर करता हूं और समाधान करने की कोशिश करता हूं। और देखिए आपसे पहले बहुत सारे साथियों ने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे व मेल के माध्यम से सूचित किया था, और ये जो जानकारी है मैं संबंधित जो पीएसपी है, शिक्षा संकुल है, उनके संबंधित जो भी हेल्प वाले हैं उनको मैं बता चुका हूं। व्हाट्सएप पे उनको ट्यूटोरियल बना के भी भेज दिया है। अब देखिए उन समस्या का समाधान तो अभी तक तो नहीं हुआ, और मैंने कल परसों ही शायद अपने निदेशालय को है ये सूचना भेजी है, शायद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। देख लेते हैं 1-2 दिन में होता है कि नहीं होता है। हो जाता तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा दूसरे तरीके से है उसमें अपडेट करवाने की कोशिश करेंगे। रही बात अदर स्टेट की, तो देखिए अगर एक बार पोर्टल पे ये समस्या आ रही है तो आप अदर स्टेट में भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जो डीओबी का इश्यू है ये बड़ा इश्यू है, क्योंकि एनईपी 2020 के अनुसार आपको हर कक्षा में है एडमिशन करना पड़ेगा आयु के अनुसार। लेकिन जिनका पहले एडमिशन हो चुका है वो क्या करें? तो ऐसे मामलों के अंदर है विभाग आपको छूट देगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए भी विभाग के द्वारा आज से 5-7 दिन पहले आदेश जारी किया गया था कि जिनका यहां पे पहले एडमिशन हो चुका है वहां पे कक्षा 1 का हवाला दिया गया था। तो कक्षा 1 में 6 साल से छोटे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, लेकिन जिनका पहले से एडमिशन हो चुका है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में, तो यहां पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी हमारे पीएसपी पोर्टल पे दिक्कत आ रही है, लेकिन इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि राजगुरु जी काम में नहीं लगा है, मैं बैकएंड में है, आपको नहीं पता है। मैं आपकी हर समस्या है जैसे मेरे पास आती है डिपार्टमेंट को समय अनुसार भेज देता हूं, चाहे भले एक साथी मुझे कमेंट करे या फिर 1000 साथी कमेंट करे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विक्रम सिंह, और इनका सवाल यह है, सर जी अभी जो एज क्राइटेरिया लागू किया गया है उसके अनुसार फर्स्ट क्लास में एज 6 ईयर होनी चाहिए, जबकि हमने जो पहले एडमिशन किए हुए हैं जिनकी एज 6 से कम होने की बावजूद किसी क्लास में एडमिशन दिया है, अभी उनमें जो करेक्शन करते हैं तो उसमें बता रहा है आयु अनुरूप क्लास नहीं है, तो उनका करेक्शन कैसे करें? प्लीज रिप्लाई करना सर जी। तो देखिए यही बात थी जो कि मैंने आपको पहले बताई, समस्या का जल्द से जल्द समाधान होने वाला है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं बाल कृष्ण खटीक, और इनका सवाल यह है फ्री टेबलेट कब तक मिलेगा सर 2022-23 वालों को? तो देखिए इनके माध्यम से सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, अभी यहां पे देखिए जो इंटरनेट प्रोवाइड कंपनी के लिए सिम के लिए स्कूलों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, और जिसकी लास्ट डेट यहां पे 19 जुलाई थी। लेकिन इसके बावजूद भी कई जो स्टूडेंट ने अपने स्कूल में है सिम या फ्री इंटरनेट प्राप्त करने के लिए जानकारी है स्कूल वालों को नहीं दिया, स्कूल वालों ने आपसे नहीं मांगी। जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद है जल्द से जल्द आपके लैपटॉप हैं या सॉरी आपके जो टेबलेट हैं वो आपको यहां पे मिल जाएंगे, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि अगस्त माह में है शायद आपको ये वितरित है वो कर दिए जाएंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से अपना पूरा काम है वो कर लिया गया, अभी ये थोड़ा जो पेंडिंग है उसको कंप्लीट करने के बाद आगे की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू, और इनका सवाल यह है, सर जी स्कूल लेवल पर जो छात्रवृत्ति के आवेदन शुरू हुए उसके बारे में विस्तार से समझाने के लिए कोई वीडियो तैयार करें जी। बिल्कुल बिल्लू साहब, मेरे पास अपडेट आया था, जिस दिन ऑर्डर आया था मेरे पास आ चुका था, कई स्कॉलरशिप के बारे में मुझे बताना है, लेकिन जो अपडेट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं पहले बता देता हूं। आप वेट कीजिएगा, सारी जानकारी आपको समय के अनुसार मिलती रहेगी। आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो अब तक कोई गलती हुई क्या मुझे बता दीजिएगा। हाँ इतना है कि थोड़ा सा लेट में जरूर हो सकता हूं, लेकिन आपको जानकारी जरूर दूंगा क्योंकि एक लंबा वीडियो उस पर बनने वाला है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले मोनिका राज पुरोहित, और इनका सवाल यह है,
सर जी स्कूटी की फाइनल लिस्ट में मेरा नाम था और मैंने डिपार्टमेंट में अपने सभी डॉक्यूमेंट भी जमा किए थे। मेरी फ्रेंड को तो मिल गई है, मुझे कब मिलेगी? तो देखिए मोनिका, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, यहां पे एक बार आप अपने कॉलेज में है, अपने फॉर्म का वेरिफिकेशन चेक करवा लें, क्योंकि यहां पे देखिए मई के अंदर है, डिपार्टमेंट के द्वारा है सूचित किया था कॉलेज वालों को कि अभी तक की जो फॉर्म है पेंडिंग पड़े हुए हैं या उनका सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उनका वेरिफिकेशन वो कर ले। हो सकता है कि शायद किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, लेकिन वहां से भी वेरीफाई हो गया है, तो नो टेंशन है, आपको स्कूटी जरूर मिलेगी, आपके पास सूचना वो आ जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी एक को मिल गया कि दूसरे को नहीं मिलेगा। देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है कि समय के अनुसार ये कार्यक्रम है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके जिस फ्रेंड को मिली है उससे आप एक बार संपर्क कीजिएगा कि वो सेशन का तो कोई लफड़ा नहीं है कि पीछे वाले सेशन की मिल गई हो, तो एक बार मुझे बताना, ठीक है। चलिए देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, सब कुछ मैंने बंद कर रखा, बहुत पसीना वो आ रखा है। एक बार पसीना थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूं, यहाँ पे काफी पसीना आ रखा है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बंद करना पड़ता है मेरे को, वरना वो जो नॉइस है ना वो आ जाती है। अब मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं एसी लगा लूं, अगर आप पैसा दे दे तो एसी भी है वो मैं लगा लूंगा, ठीक है ना। चलिए अगले साथी का नाम है भोजराज सिंह काशना। इनका सवाल ये है, आरटी के तहत PPP3 में एडमिशन होने पर भी स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, तो इस पर लिया करें, इस पर लिया करें, फीस मांग रहे हैं इस पर लिया करें। खैर कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस एक्ट के अंदर है कुछ कमियां हैं, क्योंकि ना तो डिपार्टमेंट है इस पे कोई एक्शन ले रहा है, ये हर साल की समस्या है। यहां गलती स्कूल वालों की भी नहीं है कि उनका ये कहना है कि जिन स्टूडेंट का PPP3 में एडमिशन हुआ है, तो जब वो पढ़ते पढ़ते फर्स्ट क्लास में आ जाएगा, उसके बाद उनको फीस है वो दी जाएगी। तो भैया देखिए एक बार आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इधर उधर जाओगे, भटकोगे, फालतू में परेशान होगे, क्योंकि समाधान कहीं से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो इस बात का मेरा खास तौर पे आपको ध्यान रखना। फिर भी इस प्रकार की ज्यादा समस्याएं आएंगी तो इसकी समाधान के बारे में भी सोचेंगे, डिपार्टमेंट को भी अवगत कराएंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं सुनील बामणिया, और इनका सवाल यह है, नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। ECC का कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी से करें और मिनिमम कितनी फीस लग सकती है, आपकी राय जरूर दें। यूट्यूब पर बताने वाले बहुत हैं, पर आप पर विश्वास है, इसलिए आपकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि। आपका अपना साथी सुनील बामणिया। तो सुनील भाई देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे पर है, इसी तरह से वो बनाएगा, और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मेरा दिल से धन्यवाद, और आपको खुले दिल से आई लव यू। अब यहां पे रही बात ECC कोर्स की, देखिए वैसे तो मैंने हाल ही में एक अपना जो दूसरा चैनल है, ठीक है ना, राजगुरु जी एडूस पे मैंने बनाया। अब देखिए इसमें मेरा जो रिसर्च है वो थोड़ा अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए अपनी जो इग्नू यूनिवर्सिटी है ना, उससे आप डायरेक्ट फॉर्म भर दीजिएगा, किसी को बीच में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 3-4 हजार रुपए हो सकते हैं। अभी तक देखिए मैंने उसका देखा नहीं है, तो आपको मैं गलत जानकारी नहीं दूंगा, मुझे थोड़ी रिसर्च की यहाँ पे आवश्यकता होगी, क्योंकि पहले बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे, कॉलेज थे, जिसके अंदर इस प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं। तो एक बार उनका मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं धीरे धीरे, है ना। तो अभी देखिए आप अगर इस कोर्स को करोगे तो इस साल तो आपको वैसे भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इस साल वाली जो भर्ती निकलने की बात कही थी 18 जुलाई को, तो वो भी अभी तक नहीं आई है। अब यूट्यूब पे लोग ऐसे ही दबा दबा की वीडियो बना रहे हैं और आपको पका रहे हैं, तो ऐसा तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एडू पे अनारा जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर आपको मैं पूरी जानकारी है समय के अनुसार जरूर दूंगा। एक बार थोड़े से दूसरे कार्यों में ज्यादा बिजी हो गया और कई अपडेट आ जाते हैं, इसलिए मैं उस पर ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाया, और मैं किसी को कह भी नहीं सकता ना कि यार मुझे इस पे रिसर्च दो, क्योंकि अगर वो रिसर्च करके मुझे दे भी देंगे तो भैया मुझे ट्रस्ट कैसे होगा, मैं कैसे वेरीफाई कर पाऊंगा। तो इसलिए जो भी अपडेट्स आते हैं उनको मैं मेरे लेवल पे ही यहां पे है उसका वेरिफिकेशन करता हूं, फिर आपको यहां पे जानकारी देता हूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं क्रिएटर, और इनका सवाल यह है, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हमारे स्कूल ने लैपटॉप योजना में इंटरनेट चॉइस नहीं भरी है, तो क्या हमें लैपटॉप नहीं मिलेगा, और लैपटॉप कब तक मिल जाएगा, प्लीज रिप्लाई। तो क्रिएटर देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी यहां पे डेट बढ़ाई थी, इसके लिए 19 जुलाई रखी गई थी। अब उस जो अपडेट की मैं जानकारी दे रहा था, तो मैंने उस वीडियो में बोल दिया कि भाई आप अपने प्रिंसिपल से बात कर लीजिएगा।
तो एक महोदय ने मुझे वापस में रिप्लाई किया था कि आपको बोलने की तमीज नहीं है, बोलने का आपको तरीका नहीं है, कि प्रिंसिपल को पता नहीं है वगैरह वगैरह। मैंने 2-4 बातें प्रिंसिपल को लेके वो बोल दी एक साधारण सी भाषा के अंदर। तो देखिए, अगर कोई अपने आप को प्रिंसिपल मानता तो उसकी कुछ अपनी जिम्मेदारियां भी होती। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, तकरीबन मैं भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के साथ साथ दूसरों का स्वार्थ भी तो देखना चाहिए। कि जिन स्कूलों के अंदर जिन बच्चों को अभी यह टेबलेट लिस्ट के अंदर उनका नाम आ गया और सर्विस प्रोवाइडर का यदि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है स्कूल के माध्यम से, साला दर्पण पोर्टल पे इस प्रकार की टेब को एक्टिव किया गया है, तो यह जिम्मेदारी बनती है उस स्कूल प्रशासन की, उस प्रिंसिपल की, और जो भी पोर्टल का प्रभारी है उसकी जिम्मेदारी बनती है। और वो बच्चों को सूचना ही नहीं देते। अरे सूचना कहां से देंगे, उनको खुद का नहीं पता है। बस हमारी कुर्सी है, मैं प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठा हूं, मेरे से बड़ा कौन है। अरे भैया, प्रिंसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे छोटे तबके का अधिकारी होता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए मेरी बातों से बुरा लग सकता है कि जिले का शिक्षा अधिकारी है, उनके पास भी इतना पावर नहीं है, तो आप तो बहुत नीचे रह जाते हो। तो गर्व मत कीजिएगा आप अपने पोस्ट के ऊपर, आप अपना काम कीजिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में है, और मुझे चैलेंज मत कीजिएगा। और मुझे अगर आप चैलेंज करोगे तो भैया मैं खुलासे कर दूंगा, मेरे पास हर चीज के प्रूफ है, सब चीजें मैं देखता हूं, सबके साथ जुड़ा हूं। मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता अपने चैनल पे, ये नहीं है कि मैं विरोध करूं, ठीक है ना, किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो इस तरह की बातें करते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, आपकी औकात का मुझे पता है, आप कितने पानी में और कितने बाहर हैं, कितनी जानकारी आप अपने पास रखते हैं और कितनी नहीं रखते हैं, बस समझ गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो देखिए जो टेबलेट तो है आपको यहाँ पे मिलेगा, नो टेंशन। और इसके बाद भी विभाग है आगे नए नए आदेश जारी करेगा, अपडेट करेगा, नो टेंशन, आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे अपडेट आएंगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी है वो दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं, आशा रखता हूं आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर से एक प्यारा सा कमेंट है वो कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल या कमेंट लिखें तो हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ है वो जरूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल हो कर सकूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।